क्विक IAS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक IAS यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे। 70 BPSC में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो इकोनॉमिक सर्वे है ये 2023 और 24 का हम लोग देखेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है वो मैंने बिहार बजट को आपको बता दिया है। आप लोग जाकर के उस चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। और आज की वीडियो हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे जो बिल्कुल डाटा बेस पे है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखेगा। वीडियो लास्ट तक देखेगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसका PDF आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। 12 फरवरी 2024 को बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्य का 18वां आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इस बार जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया वो किस नंबर का है, तो 18वां एक क्वेश्चन ये बन सकता है। इस आर्थिक सर्वेक्षण को कितने अध्याय में बांटा गया है ये पूछा जा सकता है। तो 14 अध्यायों में बांटा गया है। ठीक है, पेश किया गया है। पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का पेश किया गया था 2006 और 7 में पेश किया गया था। इससे पहले बिहार आर्थिक सर्वेक्षण कभी पेश नहीं हुआ है। ये भी एक क्वेश्चन अपने आप में बन सकता है। अब हम लोग बात करते हैं अलग अलग अध्याय में क्या क्या कहा गया है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था का एक अवलोकन किया जाए तो वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है कितना था, स्थिर मूल्य पर जो है अगर पूछ जाए कितना जो है बढ़ने का अनुमान लगाया गया था तो 10.6% का अनुमान लगाया गया है। क्या, तो बिहार का सकल घरेलू उत्पाद कितना परसेंट स्थिर मूल्य पर बढ़ने का लगाया गया है। तो अपने आप में ये क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बन जाएगा। इसके अलावा 2022-23 के लिए वर्तमान मूल्य पर जो है GSDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद 15.5% से बढ़ करके 7.5 लाख करोड़ रुपए जो है होने का अनुमान लगाया गया है। ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। जबकि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 10.6 से बढ़ करके जो है 4.4 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। तो चाहे वो रुपए में आपसे पूछा जाए और चाहे आपसे परसेंटेज में पूछा जाए, दोनों चीज को हमें यहाँ पर अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि बिहार का जो सकल घरेलू उत्पाद है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पॉइंट में पूछे जाएंगे। और आप ये भी याद रखिएगा, ये रकम भी आपको याद रखनी पड़ेगी या फिर आपको परसेंटेज भी यहाँ पर याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो CPI है वो मुद्रास्फीति दर, या एक बात याद रखिएगा कि जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है उसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा ही किया जाता है। तो बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में मुद्रास्फीति दर सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच में 5.5 रही है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के आर्थिक समीक्षा में जो है कि मुद्रास्फीति दर कितनी थी, तो आपको बताना होगा 5.5 रही है। इस अवधि में मुद्रास्फीति दर ग्रामीण क्षेत्रों में 5.5% और शहरी क्षेत्रों में 5.6% रही है। दोनों बातें आपको याद रखना होगा। अगर पूछा जाए कि बिहार का टोटल मुद्रास्फीति कितनी थी, कब, सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक आर्थिक समीक्षा में, तो 5.5%। अगर पूछा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में कितना थी तो 5.5%, शहरी क्षेत्रों में कितनी थी तो 5.6%। ये 3 क्वेश्चन आपको यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या देखेगा, ये मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। इसके अलावा थोक मूल्य सूचकांक भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में सकल जो है राज्यवार मूल्यवर्धन में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा और वृद्धि कितनी हुई है। तो आपको पता होगा कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को हम रखते हैं, उद्योग को किसमें रखते हैं, द्वितीय क्षेत्र में, और सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र होता है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है और कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, ये हमें याद रखना है तीनों क्षेत्र में। तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना है, 19.97% है, लगभग 20% है। तो कितने परसेंट का ग्रोथ किया है कृषि क्षेत्र ने या प्राथमिक क्षेत्र ने, तो 6.7% का ग्रोथ किया है। ये अपने आप में क्वेश्चन बनेगा। कितना हिस्सा गया है ये क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, दूसरा जो द्वितीय क्षेत्र है जिसमें हम उद्योग को रखते हैं, विनिर्माण को रखते हैं, 20.04 जो है परसेंट का हिस्सा है। इसमें लगभग 20% माना गया है। और इसका जो ग्रोथ हुआ है द्वितीय क्षेत्र का वो 6.8% का हुआ है। ठीक है, और जो तीसरा है आपका सेवा क्षेत्र है उसमें 59 जो है 0.98% का जो है हिस्सा है
बिहार की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का, और इसने 13% के जो है ग्रोथ किया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि तीनों क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ग्रोथ किसका है, तो सेवा क्षेत्र का। हिस्सा किसका है, सेवा क्षेत्र का। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम अच्छे से याद रखना होगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2021-22 में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति जो है GSDP वाला जिला कौन रहा है, तो पटना रहा है। ठीक है, वहां जो है सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय रही है, कितना, 1,14,541 रुपए पर व्यक्ति रहा है। 2021-22 में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला अगर देखा जाए जिला कौन है, तो शिवहर है, 18,980 रुपए रहा है। ये दोनों याद रखना है। तो पटना की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा और शिवहर की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ये अपने आप एक क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद और देखा जाए तो केवल 6 जिले अर्थात पटना, बेगूसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और भागलपुर और रोहतास की प्रति व्यक्ति आय जो है राज्य औसत प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। बाकी सभी की जो प्रति व्यक्ति आय है जिलों की वो कम है। तब से ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य प्रति व्यक्ति जो औसत आय है उससे कितने जिले ऊपर हैं, तो 6 जिले ऊपर हैं। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बिहार में जो अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिहार में जो है समृद्ध जिले मतलब अमीर जिले कौन से हैं और गरीब जिले कौन से हैं। तो याद रखना, पहला है आपका है प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर अगर देखा जाए तो पटना जो है सबसे अमीर जिला है। ठीक है, नंबर 2 पर कौन है, बेगूसराय, और नंबर 3 पर आपका मुंगेर है। तो बिहार का सबसे समृद्ध जिला कौन है, पटना है। किस मामले में, प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में। ठीक है, इस मामले में शिवहर सबसे लास्ट है, फिर अररिया है और फिर उससे थोड़ा ऊपर सीतामढ़ी है। दूसरा, वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति पेट्रोल की खपत अगर देखा जाए मीट्रिक टन में, तो पटना में सबसे अधिक पेट्रोलियम की खपत है। ठीक है, आपको बस इतना रखना है, पेट्रोलियम खपत सबसे ज्यादा पटना में है। सबसे कम कहाँ पर है, बांका में है, याद रखना है। प्रति व्यक्ति 1000 व्यक्ति जो है डीजल की खपत जो है अगर देखा जाए तो पटना में सबसे ज्यादा है और शिवहर में सबसे कम है। ठीक है, अभी कैसे याद करना है, जब प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद ही पटना की ज्यादा है तो जहाँ ज्यादा हो, यहाँ कम है तो यहाँ भी कम है, शिवहर दोनों जगह सेम हो जाएगा। वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति रसोई गैस की खपत अगर देखा जाए तो देखना पटना सबसे ज्यादा है, अररिया सबसे कम है। तो गैस की खपत पटना में ज्यादा है क्योंकि पटना बड़ा क्षेत्र भी है, जिला भी बड़ा है और यहाँ जनसंख्या राजधानी भी है, इसलिए जो है ये खपत भी बहुत ज्यादा किसकी है, तो पटना की है। प्रति व्यक्ति आय भी पटना की है। तो ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखना। यहाँ से भी क्वेश्चन अपने आप में बन सकता है, तो आप लोग इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग राजकीय वित्त व्यवस्था को देखते हैं। तो अध्याय जो आर्थिक समीक्षा में अध्याय 2 है उसमें राजकीय वित्त व्यवस्था के बारे में बताया गया। क्या बताया गया है, राज्य सरकार का कुल व्यय कितना है 2022-23 में 2.32 लाख करोड़ रुपए रहा है। इसमें राजस्व लेखा से 1.84 लाख करोड़ रुपए और पूंजीगत लेखा से 97,928 करोड़ रुपए जो है हुआ है। क्या, तो कुल व्यय हुआ है किसका, राज्य सरकार का हुआ है। ठीक है, तो राज्य सरकार ने जो है आर्थिक समीक्षा 2022-23 में कितना पैसा खर्च किया है, तो 2.32 लाख करोड़ रुपए खर्च किया है, याद रखना। और कितना राजस्व लेखा पर और कितना पूंजीगत लेखा पे खर्च किया है, यही सब क्वेश्चन डाटा बेस आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्ति कितनी हुई है। ठीक है, तो 1.73 लाख करोड़ रुपए हुई थी और पूंजीगत प्राप्ति कितनी हुई है, 0.48 लाख करोड़ रुपए हुई है। ठीक है, तो राजस्व प्राप्ति कितनी हुई है ये डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पूछा जाए अगर आपसे बिहार के बारे में, तो राजस्व व्यय कितना हुआ है बिहार का, याद रखना है। तो कुल व्यय का 79.3% बिहार ने राजस्व व्यय किया है। ठीक है, अगर इसको हम रकम में देखते हैं तो 1,83,976 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। तो ये फिगर भी पूछा जा सकता है और परसेंटेज भी क्वेश्चन में आ सकता है। पूंजीगत व्यय कितना बिहार ने खर्च किया है, तो कुल व्यय का 20.7% और जो है 87,928 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय खर्च हुआ है बिहार का। कुल व्यय कितना किया है, तो अब कुल व्यय भी मैंने आपको ऊपर बताया था कि 2,31,904 करोड़ रुपए बिहार ने कुल खर्च किया है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में खर्च किया है। ठीक है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा हमेशा पीछे की होती है। ठीक है, राजस्व प्राप्ति कितनी हुई बिहार को, तो 1,72,688 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई है बिहार को।
जबकि पूंजीगत अगर प्राप्ति देखा जाए तो पूंजीगत प्राप्ति बिहार को कितनी हुई है 48,325 करोड़ रुपए। राजस्व घाटा कितना हुआ है बिहार का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिहार को राजस्व घाटा हुआ अगर रकम में पूछा जाए तो 11,288 करोड़ रुपए। अगर इसको परसेंटेज में देखा जाए तो 1.5 जो है परसेंट हुआ है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। राजकोषीय घाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 99% उम्मीद है क्वेश्चन आने का, हमेशा पूछा जाता है। तो राजकोषीय घाटा कितना है बिहार का, तो याद रखना बिहार राज्य की जीडीपी के अनुसार देखा जाता है तो 6% है। लेकिन अगर इसको रकम में देखा जाए तो 44,823 करोड़ रुपए का राजस्व राजकोषीय घाटा हुआ है, किसको, बिहार को हुआ है, ये बात याद रखना। इसके अलावा प्राथमिक घाटा कितना हुआ है बिहार को, तो जो है अगर देखा जाए राज्य के घर सकल घरेलू उत्पाद के मामले में जो है जीएसडीपी के मामले में तो 3.9%, रकम में 29,640 करोड़ रुपए का जो है क्या हुआ है, प्राथमिक घाटा हुआ है। तो ये सारे डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, फिगर, यही सारे फिगर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग 2022-23 में स्टाम्प और निबंधन शुल्कों से राजस्व संग्रह में पटना का प्रथम स्थान और मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण का क्रमशः द्वितीय और तीसरा स्थान है। तो जो स्टाम्प और जो तमाम तरह के शुल्क होते हैं उसके संग्रह में पटना नंबर 1 पर है, ये आपको याद रखना है। स्टाम्प और निबंधन शुल्कों से सबसे कम अगर राजस्व अगर किसी को मिला है तो अरवल को मिला है। तो सबसे अधिक पटना को, सबसे कम अरवल को मिला है। ये 2 जिला याद रखना, बाकी और याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें पटना भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब तीसरा अध्याय क्या है, कृषि और सहवर्ती क्षेत्र क्या है। तो 2021-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना था बिहार का, तो याद रखना 50.7 लाख हेक्टेयर था। जो बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना था, तो 54.2% क्षेत्र पर जो है शुद्ध बुआई बिहार में हुई है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार आर्थिक समीक्षा डाटा 1-2 साल पहले का लेकर के देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022-23 में राज्य में खाद्यान्नों, अनाज और दलहन उसमें सब आ जाएंगे का कुल जो है अगर देखा जाए कुल कितना उत्पादन हुआ है, तो याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है ये 19,700 जो है 36,000 टन का उत्पादन बिहार ने किया है। वृद्धि कितनी हुई है, तो 4.8% की वृद्धि हुई है, किसमें, खाद्यान्नों के उत्पादन में बिहार में हुई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे अनाज के बारे में दिया गया है कि किस अनाज में कितना उत्पादन हुआ है। तो 2-3 अनाजों के बारे में हमें याद रखना होगा। जैसे बिहार में चावल का उत्पादन कितना हुआ है, 7,872.9 हजार टन हुआ है, ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। गेहूं का उत्पादन कितना हुआ, तो 6,000 जो है 600.1 जो है हजार टन। मक्का का उत्पादन कितना हुआ है, तो 4,829.4 हजार टन। मोटे अनाज जिसे श्री अन्न कहा गया है, मोटे अनाज का जो है उत्पादन कितना हुआ है, तो जो है 4,849 टन हजार टन। और दलहन का जो है कितना हुआ है, 414,000 टन हुआ है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें याद रखिएगा मछली है, मछली का जो है कितना टन हुआ है, तो याद रखना 846,000 टन। और जो अंडा का उत्पादन कितना हुआ है, 327.43 जो है करोड़ टन हुआ है। और दूध का उत्पादन कितना हुआ है, तो याद रखना ये हुआ है आपका जो है 125.03 लाख टन हुआ है, किसका, दूध का उत्पादन हुआ है। और कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है, तो 197.4 लाख टन का उत्पादन हुआ है कुल खाद्यान्न में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है डाटा, आपको इनको याद रखना होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी कोसी नहर योजना से किन 2 जिलों को सिंचाई जो है क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है, मधुबनी और दरभंगा को, कि यहाँ सिंचाई क्षमता को बढ़ाया जाए। वर्ष 2021-22 में किन 2 जिलों में निवल बुआई क्षेत्र 80% से अधिक रहा है। तो निवल बुआई मतलब होता है शुद्ध बुआई क्षेत्र 80% से अधिक कहाँ रहा है, भोजपुर और बक्सर में। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि 2021-22 में बिहार का जो है फसल सघनता कितनी है। तो याद रखना फसल सघनता मतलब हो गया कि फसल की डेंसिटी कितनी है बिहार में, तो 1.45 रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि फसल जो है सघनता के बारे में यूपी में, बिहार में, अपने अपने जिले में हमेशा पूछा जाता है। फसल सघनता सर्वाधिक कहाँ रही है, जहानाबाद में रही है, कितना, 1.93 रही है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बिहार में औसत सघनता ये है, सबसे ज्यादा कहाँ सघनता है, तो जहानाबाद में है। ये अपने आप में क्वेश्चन बनेगा। गया, पूर्णिया और अररिया मिलाकर के बिहार की प्रति भूमि का 30.9% हिस्सा बनाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि बिहार में सबसे अधिक प्रति
वाले 3 जिले कौन से हैं? तो गया, पूर्णिया और अररिया है। इनको अच्छे से आप याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मखाना बिहार का महत्वपूर्ण फसल है। इसका जो है देश के उत्पादन में 90% हिस्सा बिहार का है। ये बात याद रखना। देश के कुल उत्पादन में अगर देखा जाए, अगर मान लो देश में कुल 100% मखाना होता है तो अकेले 90% बिहार उत्पादित करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण। और बिहार का जो है ये जो मखाना है इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। आगे है, बिहार मशरूम का उत्पादन वर्ष 2022-23 में जो है कितना 29,000 मीट्रिक टन उत्पादन किया। तो मशरूम के उत्पादन में भी बिहार तेजी से प्रगति कर रहा है। इसके अलावा ऊन का उत्पादन 2022-23 में कितना रहा है? तो 1.75 लाख किलोग्राम रहा है। मांस का उत्पादन कितना रहा है? तो 3.96 लाख टन रहा है। मछली का उत्पादन कितना रहा है? तो याद रखना जो 8.46 लाख टन रहा है। और दूध का उत्पादन कितना रहा है? तो 125.03 लाख टन रहा है। तो इनको अच्छे से याद रखना, ये सारे डाटा आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गायों से दूध के उत्पादन में समस्तीपुर सबसे आगे है। तो गाय का दूध अगर देखा जाए तो गाय का दूध सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कहाँ होता है तो अमेरिका में होता है। भारत में भैंस का दूध और टोटल दूध उत्पादन में हम सबसे आगे हैं। ठीक है, लेकिन बिहार में अगर पूछा जाए गाय के दूध में सबसे आगे कौन है तो समस्तीपुर है, याद रखना। और भैंस के दूध के उत्पादन में मधुबनी सबसे आगे है। ये दोनों याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो गाय के दूध में समस्तीपुर और भैंस के दूध में मधुबनी। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार कुल कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित करने जा रही है? 13 जिलों में। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि बिहार के कितने जिलों में क्या बन रहा है? तो जैविक पट्टी बनाई जा रही है, मतलब जैविक कॉरिडोर बन रहा है जहां पर जैविक खेती करने का प्लान बनाया जा रहा है। वो जिलों की संख्या 13 है। वो जिले कौन कौन से हैं? तो बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार और खगड़िया हैं। ये 13 जिलों में क्या बन रहा है? जैविक पट्टी बन रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 99% ये क्वेश्चन उम्मीद है आ सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा 2022-23 में रासायनिक उर्वरकों में सबसे अधिक खपत अगर किसकी हुई है तो यूरिया की हुई है, 62.5%। क्यों हुई है? क्योंकि बिहार और पूरे भारत की मिट्टी में अगर पर्वतीय मिट्टी को छोड़ दिया जाए तो सारी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो अपने आप पता चल जाएगा कि यूरिया खपत सबसे ज़्यादा और यूरिया में नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक खपत किसकी है? तो यूरिया की है। वर्ष 2022-23 में उर्वरक की खपत सर्वाधिक कहाँ हुई है? पूर्णिया में हुई है। ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखेगा कि सबसे ज्यादा अगर खपत किस उर्वरक का है? यूरिया। सबसे ज्यादा उर्वरक की खपत कहाँ है? तो पूर्णिया में है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग चावल की। तो चावल बिहार की एक मुख्य फसल है। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार की मुख्य फसल कौन है? चावल है। वर्ष 2022-23 में राज्य के कुल चावल उत्पादन में रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर का संयुक्त रूप से 25.2% का हिस्सा रहा है। ठीक है, तो याद रखना 3 जिले ऐसे हैं जहां पर चावल उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ है संयुक्त रूप से। तो याद रखना रोहतास, औरंगाबाद और आपका कैमूर। ठीक है, तो दक्षिणी बिहार के जिले हैं, यहाँ पर चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ है। चावल की सर्वोच्च उत्पादकता रोहतास में दर्ज की गई है। उत्पादन अलग होता है और उत्पादकता अलग होती है, क्योंकि उत्पादकता को हेक्टेयर में मापा जाता है। तो रोहतास उसमें नंबर 1 पर है, जहां पर जो है कितना? तो 4,717 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ है। इसी तरह सबसे कम उत्पादकता जो है कहाँ हुई है? तो मधुबनी में हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक चावल का उत्पादन जो है बिहार की उत्पादकता बिहार के किस जिले में है? रोहतास में, एक क्वेश्चन। सबसे कम कहाँ है? मधुबनी में, दूसरा क्वेश्चन। और सबसे ज्यादा संयुक्त रूप से कहाँ है? तो तीसरा क्वेश्चन बनेगा कहाँ? चावल से जुड़ा हुआ है, जो आर्थिक समीक्षा में बताया गया है, याद रखना है। गेहूं की बात कर लेते हैं। गेहूं बिहार की एक रबी फसल है। 2022-23 में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता खगड़िया जिले में जो है कितनी हुई है? तो देखना 3,960 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हुई है। तो गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन हो गया है? खगड़िया हो गया उत्पादकता में। सबसे कम उत्पादकता जमुई जिले में हुई है, 1980 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में गेहूं आर्थिक समीक्षा कौन सा सबसे ज्यादा कहाँ है? खगड़िया, पहला क्वेश्चन। और सबसे कम कहाँ है? जमुई, दूसरा क्वेश्चन। काम खत्म। ठीक है,
अब आते हैं मक्का की बात कर लेते हैं। मक्का के संदर्भ में अररिया जिले में सर्वाधिक उत्पादकता होता है मक्के का। तो मक्का सबसे अधिक कहाँ होता है? अररिया में होता है। और आपका ये नेपाल सटा जिला है। तो यहाँ के एक हमारा स्टूडेंट है, उसने मुझे बताया भी था कि हम लोग के यहाँ मक्का बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो याद रखना ये मक्का जो है कहाँ होता है? तो आपका अररिया में। एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा। ठीक है, इसके बाद 2022-23 में दलहन के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कौन है? बेगूसराय। तो बिहार में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन कहाँ हुआ है? हो रहा है। तो याद रखना आर्थिक समीक्षा के अनुसार बेगूसराय में हो रहा है। कितना? 1324 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। नंबर 2 पर नालंदा और नंबर 3 पर सिवान है। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, बेगूसराय में दलहन सबसे ज्यादा होता है। काम खत्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गन्ना उत्पादन में अगर देखा जाए तो गन्ना उत्पादन में 3 जिले श्रेष्ठ हैं। कौन कौन से? पश्चिमी चंपारण सबसे ज्यादा। गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो पश्चिमी चंपारण में। नंबर 2 पूर्वी चंपारण, नंबर 3 गोपालगंज। यह आपका उत्तरी बिहार के जिले हैं। और बिहार के जिले जो है उत्तर पश्चिम में है। और यहाँ पर गन्ना का क्षेत्र हमेशा बिहार के लिए रहा है। तो गन्ना उत्पादन में यही 3 जिले याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2022-23 में बिहार में निम्नलिखित जो है फलों के शीर्ष उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो एक जिला याद रखना है। केला उत्पादन में नंबर 1 पर मधुबनी, अमरूद उत्पादन में नंबर 1 पर रोहतास, लीची उत्पादन में नंबर 1 पर मुजफ्फरपुर, बिहार में आम उत्पादन में नंबर 1 पर दरभंगा। ठीक है, ये चारों जिलों को याद रखना, बाकी वो जिलों को याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये पहला जिला आपको याद होना चाहिए। सबसे अधिक केला कहाँ, अमरूद कहाँ, लीची का और जो है आपका आम कहाँ है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं उद्यम क्षेत्र। बिहार में जो आर्थिक समीक्षा में चौथा अध्याय है उद्यम क्षेत्र है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में नियोजित श्रमिकों की संख्या में पिछले एक वर्ष में 602% की वृद्धि हुई है। 100% की नहीं, 602% की वृद्धि हुई है। किसमें? नियोजित श्रमिकों की संख्या में। ठीक है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दूसरा, शीर्ष 3 निवेश जो है कहाँ पे हुआ है? तो याद रखना, अगर पूछा जाए बिहार में सबसे अधिक पैसा किस क्षेत्र में निवेश किया गया है, तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में किया गया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 99% है उम्मीद, ये क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार में सबसे अधिक जो है किस क्षेत्र में निवेश हुआ है? तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में, फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में। नंबर 2 है आपका इथेनॉल में। और नंबर 3 है सीमेंट के उत्पादन में सबसे ज्यादा निवेश हुआ है। तो 3 क्षेत्र में निवेश सबसे ज्यादा हुआ है। इसको रट लीजिएगा, क्वेश्चन आपका है गलत ना होने पाए। अब तक कुल 9 जो है क्या किया गया है? तो बिरडा क्लस्टर जो है क्लस्टर बनाए गए हैं। बेगूसराय, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, गया, पटना, दरभंगा जो है, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहटा और मोतीपुर में ये 9 जो है क्या बने हैं? तो बिरडा क्लस्टर बने हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहानाबाद में बीबी कमाल का मकबरा विकसित किया जा रहा है। तो बीबी कमाल का मकबरा पूछा जाएगा कहाँ पे बन रहा है? तो जहानाबाद में बन रहा है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा बिहार में जो है मलबरी, तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। ये भी याद रखना है। और राजगीर जू सफारी में पक्षीशाला और तितली पार्क भी विकसित किया जा रहा है। कहाँ पर? राजगीर में। ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनेगा। ये सब आर्थिक समीक्षा में बताया गया है। ठीक है, अब आते हैं श्रम, रोजगार और कौशल। ये आर्थिक समीक्षा बिहार का 5वां चैप्टर है। संपूर्ण बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है? 48.7 है। बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है? तो 73.7 है। और बिहार में महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है? तो 23.3% है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डाटाबेस है, याद रखना। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 में निर्भरता अनुपात बिहार में कितना हो गया है? 67.1% हो गया। इतना निर्भरता अनुपात बिहार में बढ़ गया है। बिहार में ग्रामीण बिहार की अपेक्षा शहरी बिहार में बेरोजगारी अनुपात अधिक है। तो ग्रामीण बिहार में बेरोजगारी कम है और शहरी भी जो है बिहार में बेरोजगारी क्या है? अधिक है। आगे इसके अलावा है संविधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2000 जो है आपका 23-24 के अनुसार बिहार की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी है? कुल आबादी का 50.9% है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। तो सब जो है श्रम शक्ति सहभागिता दर अगर पूछा जाए बिहार कितनी है, तो 50.9% है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें बिहार में कार्यरत पुरुषों में से
जो है 62.1% स्वरोजगार में लगे हुए हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में स्वरोजगार में लगे हुए लोगों की संख्या कितना परसेंटेज है, तो 62.1% है जो अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। बिहार में कार्यरत महिलाओं में से 70.8% स्वरोजगार में लगी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन इसलिए बन सकता है क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा स्वरोजगार में लगी हैं। बिहार में 70.8% और जो है पुरुष कितने लगे हैं 62.1% स्वरोजगार में लगे हैं। ये दोनों डाटा आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको रट लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। अब हम लोग अगर देखते हैं तो बिहार में बेरोजगारी दर, ये डाटाबेस क्वेश्चन आ सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी और सभी में बेरोजगारी क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों में बेरोजगारी कितनी है 4.8%, महिलाओं में 1.2% और टोटल देखा जाए तो 4%। तो 4% की बेरोजगारी कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्र में, बिहार में। अगर शहरों में देखा जाए तो पुरुष में जो है 7.9%, महिला में 10.1% और सभी में 8.2%। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर कितनी है 4% और शहरों में 8.2% है, लगभग दुगने से ज़्यादा है। सभी में देखा जाए तो पुरुष अगर बेरोजगार कितने हैं बिहार में जो है कितना है तो 5.1%, महिला बेरोजगार है 1.6% और सभी में कितना है 4.2%। ये डाटा भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। राज्य में 38 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, सहित कुल 151 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिहार में कार्य हैं। तो 151 है, 38 जो है राज्य में 38 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। तो टोटल 151 है, लेकिन महिलाओं के लिए 38 हैं, ये याद रखना है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में किन जिलों में पासपोर्ट की मांग सबसे अधिक है, सीवान में, ठीक है, और सबसे कम शेखपुरा में है। तो सीवान से सबसे ज़्यादा लोग कमाने के लिए जाते हैं, कहाँ पे, खाड़ी देशों में। तो सीवान से सबसे ज़्यादा पासपोर्ट की मांग है जो है बिहार से जो है जाने के लिए, और सबसे कम कहाँ पर है, शेखपुरा में है, ठीक है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है तो पूछा जा सकता है। अब आते हैं भौतिक संरचना, ठीक है, अध्याय 6 है आर्थिक समीक्षा का भौतिक संरचना। इसमें क्या कहा गया है, परिवहन विभाग अब सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए मृत्यु की स्थिति में 2 लाख और गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान कर रहा है। अगर कोई सड़क दुर्घटना में जिसकी मृत्यु हो जाएगी तो 2 लाख रुपए, और अगर वो घायल है तो 50,000 रुपए दिया जाएगा, ठीक है। आगे दिया है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो 5,900 जो है 69 किलोमीटर है मार्च 2023 तक। लेकिन सितंबर 2023 तक यह जो है कितना हो गया था, तो 5,977 किलोमीटर हो गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है ये आपको याद रखना है, कितना लंबाई है बिहार में है। सबसे अधिक नेशनल हाईवे वाली लंबाई वाले 3 जिले कितने, कौन कौन से हैं, तो पटना में 506 किलोमीटर, मधुबनी में 322 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर में 297 किलोमीटर। तो सबसे अधिक, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक बिहार में नेशनल हाईवे की लंबाई किस जिले में है, पटना में है, सबसे कम शिवहर में है, 22 किलोमीटर का केवल है। तो आपको ये दोनों याद रखना होगा। हो सकता है आपसे 3 जिला पूछा जाए और चाहे केवल सबसे ज़्यादा और कम पूछा जाए, फिगर आपके पास है, याद रहेगा, ठीक है। अब आते हैं राज्य राजमार्ग की बात करते हैं। स्टेट हाईवे की अगर बात करते हैं तो बिहार में कितना है, तो 3,638 किलोमीटर। सबसे अधिक राज्य हाईवे वाला जिला कौन है, गया है। यही इतना आपको याद रखना है कि सबसे अधिक गया में जो है 210 किलोमीटर का जो है राज्य हाईवे है, ठीक है। इसके बाद दरभंगा और आपका रोहतास है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सड़क घनत्व के मामले में बिहार 3,167 किलोमीटर प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर के साथ तीसरे स्थान पर है। पहले पर केरल, दूसरे पर पश्चिम बंगाल है। तो अगर पूछा सड़क घनत्व के मामले में जो है भारत में नंबर 1 पे कौन है, केरल, नंबर 2 पे पश्चिम बंगाल और नंबर 3 पे कौन है, बिहार है, याद रखना सड़क घनत्व के मामले में, ठीक है। इसके अलावा सितंबर 2023 तक प्रमुख जिला जो है सड़क, जिला सड़क भी होती है, जैसे राज्य सड़क, नेशनल हाईवे होता है, जिला सड़क भी होता है। तो उसमें जो पटना नंबर 1 पर है, इसलिए याद रखना कि पटना में याद रखना जिला सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा आपका ग्रामीण कार्य विभाग ने IIT इंदौर के सहयोग से वैशाली में ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो IIT इंदौर याद रखिएगा बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में वैशाली में जो है ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए एक क्या किया है, पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जहां 3D जो है इमेजिंग कैमरा, GPS जो है लीडार जैसे कैमरा आदि लगाए गए हैं। तो वैशाली के गांव में जो है IIT इंदौर के द्वारा एक जो है पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है
जो है ग्रामीण सड़कों के रख रखाव के लिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व स्तरीय सुविधा से युक्त इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक जो है रिसर्च जो है औरंगाबाद की स्थापना की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड जो है ट्रैफिक रिसर्च जो है कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार में, औरंगाबाद में। एक क्वेश्चन बनेगा जो परिवहन विभाग बिहार और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम है, तो औरंगाबाद में खोला गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार के 6 शहरों पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया को केंद्र सरकार की सहायता से 400 ई बसें मिलेंगी। तो याद रखना, बिहार के जो है 6 शहरों में ई बसें चलाई जाएंगी केंद्र सरकार की सहायता से। कौन कौन है? पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में। तो अपने आप में ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में बिहार को निम्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो बिहार में कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं ई गवर्नेंस के मामले में? तो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार, डिजिटल इंडिया पुरस्कार, CSI जो है निहिलेट ई जो है गवर्नेंस पुरस्कार, और अश्विनी और मेधा सॉफ्टवेयर पोर्टल के लिए CSI SIG और ई गवर्नेंस उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है बिहार को ई गवर्नेंस को में योगदान करने के लिए। बिहार में प्रति 100 व्यक्तियों पर जो है कितना? तो 53.6 टेलीफोन कनेक्शन है बिहार में, याद रखना। लेकिन पूरे भारत की बात की जाए तो बहुत कम है। बिहार में हर तीसरे व्यक्ति को इंटरनेट उपलब्ध है। तो बिहार को हर तीसरे व्यक्ति को क्या मिल गया है? इंटरनेट की सुविधा मिल चुकी है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में 8वां अध्याय है आपका ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी सेक्टर क्या है? वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी थी? तो जो है कितनी थी याद रखना, 329 किलोवाट थी। ठीक है, लेकिन 2000 याद रखना, इसके आगे का डाटा अभी उपलब्ध नहीं है आर्थिक समीक्षा में। तो अभी हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि पूछा गया अगर बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है, प्रति व्यक्ति बिजली की खपत पूछा गया है तो देखना कितनी है। तो एक व्यक्ति बिहार का 329 किलोवाट बिजली खर्च कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा खपत के मामले में 3 जिले सबसे आगे हैं। नंबर 1 आपका पटना है, क्योंकि पटना में राजधानी है, सबसे अधिक जनसंख्या है। तो पटना में जाहिर सी बात है वहाँ बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होगी भी, क्योंकि वहाँ पर राजधानी है और बड़े बड़े वहाँ पर सिटी हैं, तो वो मॉल है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजली बहुत ज़्यादा खर्च होती है। इसके अलावा गया और मुजफ्फरपुर है। 3 सबसे निचले जिले कौन है? शिवहर। तो शिवहर जो है बिजली के खपत में सबसे नीचे है और पटना सबसे ऊपर है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो शेखपुरा ने 2021-22 और 2022-23 के बीच ऊर्जा खपत में सबसे अधिक वृद्धि की है। तो सबसे अधिक वृद्धि किसने किया है? वो जो है आपका ऊर्जा खपत में, तो शेखपुरा ने किया है कितना? 19.7%। बिहार 2025-26 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 35% बिजली उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। ये भी जो है बिहार आर्थिक समीक्षा में बताया गया है। तो देखना 35 जो है 2026 तक अक्षय ऊर्जा उसे कहते हैं जो कभी समाप्त ना हो, जिसे हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। पवन हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, जल विद्युत हो गया। तो 35% तक बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है, ये हासिल कर लेगा भारत, ये मतलब बिहार कर लेगा, ऐसा आर्थिक समीक्षा में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगामी सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाए जा रहे हैं बिहार में? तो पीरपैंती कहाँ है? भागलपुर में। और कजरा कहाँ है? आपका अररिया जिले में है। यहाँ 250 मेगावाट लग रहा है। तो पीरपैंती और कजरा याद रखना, कजरा जो है अररिया जिले में है और पीरपैंती आपका भागलपुर में है। जमुई और बांका में 200 मेगावाट और बांका में 50 मेगावाट अलग से लगाया जा रहा है। ये आगामी सौर संयंत्र लगाए जाएंगे, लग रहे हैं, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं निर्माणाधीन अति लघु जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं जो बिहार में अलग अलग बन रही हैं। तो ये नहीं पूछा जाएगा वो कितना किलोवाट है, ये पूछा जाएगा वो स्थान कहाँ पे है। तो इन स्थान के बारे में हमें अच्छे से याद रखना होगा कि यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। जैसे आपका जो है वालीदाद जो है परियोजना कहाँ पर है? अरवल में है। देहरा परियोजना कहाँ है? औरंगाबाद में है। सिपरा परियोजना कहाँ है? औरंगाबाद में है। तेजपुरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। अमेठी कहाँ है? जो आपका रोहतास में है। नटवार कहाँ है? रोहतास में है। रोहतास में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जलप्रपात बहुत ज़्यादा है। पहरमा रोहतास में है। रामपुर रोहतास में है। राजापुर सुपौल में है। बड़वल कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। और जो है मठौली कहाँ है? ये भी पश्चिमी चंपारण में है। तो निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं हैं किस जिले में है, ये भी आप याद रखना, हो सकता है क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है।
आगे बढ़ते हैं। जल जीवन हरियाली मिशन ये बिहार में शुरू किया गया है कि उद्देश्य के तहत कुछ शहरों में को जो है 24/7 मतलब कि सातों दिन 24 घंटे हाइब्रिड ग्रिड पावर शहरों में प्रोत्साहित किया जाएगा। इस वर्ष तक राजगीर, बोधगया और पटना के कुछ हिस्सों को कवर किया जाएगा, जहां ये 3 जिले राजगीर, बोधगया और पटना, जहां पर बिजली कभी कटेगी ही नहीं। हाइब्रिड ग्रीन पावर जो है प्रोजेक्ट के तहत काम किया जा रहा है। बिहार के 3 जिलों को इसमें चुना गया है अभी हाल में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अध्याय 9 क्या है? ग्रामीण विकास। वित्त वर्ष 2022-23 पे ग्रामीण व्यय पर हिस्सा बिहार के कुल बजट का कितना है? 6.5% है। तो ग्रामीण व्यय मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में कितना पैसा बिहार ने खर्च किया है बजट का? तो 6.5% पैसा खर्च किया है। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार में सितंबर 2023 तक लगभग 10.47 लाख स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाएगा आपसे बिहार में जो आर्थिक समीक्षा के अनुसार स्वयं सहायता समूह कितने हैं? तो 10.47 लाख हैं। ये याद रखना है। बिहार सरकार ने सतत जो है जीविकोपार्जन योजना को 2026-27 तक बढ़ा दिया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बिहार सरकार द्वारा जो सतत जीविकोपार्जन योजना चालू की गई है वो कब तक चलेगी? तो 2026-27 तक चलेगी। ये डेट याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा 2022-23 में मनरेगा के तहत कुल रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी 100% क्वेश्चन आ सकता है ये। तो रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है मनरेगा के तहत? तो 56.4% है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन 100% आ सकता है कि महिलाओं की हिस्सेदारी मनरेगा में कितनी है। ठीक है, तो ये आपको फिगर याद रखना है, 56.4%। मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर जो है स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत आने वाले 3 जो है शीर्ष जिले कौन कौन से हैं? बेगूसराय, अरवल और बांका। तो बेगूसराय में रोड के किनारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सौर लाइटें सबसे ज़्यादा लगाई गई हैं, फिर अरवल में और फिर बांका में लगाई गई हैं। तो सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में सौर लाइट रोड किनारे बेगूसराय में है। ठीक है, अब बात करते हैं। अध्याय 10 है आपका नगर विकास। शहरीकरण के 2 मुख्य घटक होते हैं, एक नगर विकास होता है, एक आपका आवास होता है। तो नगरों का विकास और आवास जो बनते हैं ये शहरीकरण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि 2022-23 में बिहार में कुल शहरीकरण कितना है? ठीक है, तो शहरीकरण का आंकड़ा बढ़ गया है। कितना हो गया 2022-23 में? 16.2%। तो 16.2% लोग 100% में से बिहार की जनसंख्या में 16.2% लोग शहरों में निवास करते हैं, बाकी लोग गांव में निवास करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के सर्वाधिक शहरीकृत जिले कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पर आपका है पटना, नंबर 2 पे जो है मुंगेर, 3 पे नालंदा और 4 पर आपका रोहतास है। तो 44.3% लोग पटना में शहरों में रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये 4 जिला भी पूछा जा सकता है और केवल 1 जिला भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक शहरीकरण जिला कौन सा है? तो पटना है, क्योंकि राजधानी है तो स्वाभाविक है। सबसे कम शहरीकरण कहाँ पर है? मधुबनी में है, 3.56% है सबसे कम मधुबनी, और सबसे ज़्यादा पटना में है। उसके थोड़ा ऊपर बांका है, फिर सीतामढ़ी और फिर आपका शिवहर है। तो ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे है आपका मुख्यमंत्री शहरी नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत 14 जिलों के 50% से अधिक परिवारों को लाभ हुआ है। तो गलियों में पक्की जो सड़कें बनाई जाती हैं उस मामले में शीर्ष प्रदर्शन है आपका मुजफ्फरपुर में, 87% जो है क्षेत्र कवर कर लिया गया। दूसरा आपका दरभंगा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। अब है आपका अध्याय 11 बैंकिंग और संबंध क्षेत्र। निजी बैंकों का ऋण जमा अनुपात को हम कहते हैं जो है आपका जो है क्या कहते हैं? क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 100% से अधिक है निजी 6 बैंकों का। बिहार में बैंकों के ऋण जमा अनुपात अर्थात सीडी अनुपात अर्थात क्रेडिट और डिपॉजिट अनुपात 31 मार्च 2023 तक 55.6% हो गया है। ठीक है, आगे आपका सीडी क्रेडिट अनुपात अगर बात किया जाए, मतलब क्रेडिट और डिपॉजिट अनुपात की बात किया जाए, में 3 शीर्ष जिले कौन कौन से हैं? तो पूर्णिया नंबर 1 पर है, अररिया नंबर 2, शिवहर न्यूनतम आपका कहाँ पर है? मुंगेर में है। तो याद रखना ऋण जमा अनुपात अगर कहा जाए सबसे अधिक बिहार में कहाँ पर है? तो आपका
पूर्णिया में है, लोग जितना पैसा जमा करते हैं उतना निकालते भी हैं, और न्यूनतम कहाँ पर है, मुंगेर में निकाला ज़्यादा है, जमा कम किया है। ठीक है, इसका मतलब सीधा यही है। अब आगे बढ़ते हैं। अध्याय 12 कहता है मानव विकास। तो बिहार में 2005 और 6 से 2022-23 के बीच सामाजिक सेवाओं पर व्यय कितना हुआ है, तो 41.3% का व्यय किया है, बिहार ने किया है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में के लिए जन्मकालिक जीवन प्रत्याशा जो है अगर देखा जाए तो 2016 से 20 में कितना है, तो 69.5 वर्ष हो गया है। तो बिहार के इस समय जीवन प्रत्याशा यही है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो है महिला जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो बिहार में कितनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिहार की जीवन प्रत्याशा महिलाओं की कितनी है, मतलब महिलाएं कितने वर्षों तक जीवित रह सकती हैं, अगर औसत है ये, तो याद रखना जो है कितना, 69.2% महिलाएं जो है जीवित रहती हैं। जीवन प्रत्याशा महिलाओं की बिहार में, लेकिन भारत में कितनी है, तो 71.4% है। ठीक है, दूसरा पुरुष जीवन प्रत्याशा बिहार में कितनी है, तो 69.7 वर्ष है, जबकि पूरे भारत में कितनी है, तो 68.6%। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पूरे भारत में महिलाओं का जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है, पुरुषों का कम है, लेकिन बिहार में क्या है, पुरुषों का जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है, महिलाओं का कम है। ये अपने आप में एक अलग ही क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा औसत जीवन प्रत्याशा की बात की जाए तो बिहार में कितना है, 69.5%। ठीक है, यह याद रखना है, और पूरे भारत में 70 वर्ष है जीवन प्रत्याशा। तो ये अपने आप में फिगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर लीजिएगा। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर अधिकतम स्वास्थ्य संस्थान जमुई, शिवहर और किशनगंज में है। ठीक है, तो 10 लाख जनसंख्या पर सबसे अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं बिहार, संस्थान सुविधाएं तो होंगी ही, जब संस्थान होंगे तो संस्थान अगर देखा जाए कहाँ पर हैं, तो नंबर 1 पर जमुई, नंबर 2 पर शिवहर, नंबर 3 पर किशनगंज। जबकि सबसे कम कहाँ पर है, सीतामढ़ी, पटना और अररिया में। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि पटना राजधानी होते हुए भी स्वास्थ्य संस्थान वहाँ कम है, जमुई में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और सबसे कम कहाँ, सीतामढ़ी में। 2030 तक जो है अपेक्षित शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्म पर 25 होगी। तो लक्ष्य रखा गया है कि 1000 जीवित बच्चों पर 25 बच्चे ही मर पाएं, उससे ज़्यादा ना होने पाएं 2030 तक। ठीक है, तो ये लक्ष्य रखा गया है बिहार द्वारा। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 0% हो गया है। मतलब यह हुआ कि प्राथमिक 1 से 5 तक के जो स्कूल बच्चे जाते हैं वो ड्रॉप आउट मतलब स्कूल नहीं छोड़ रहे हैं, 0% हो गया। एक भी बच्चा स्कूल नहीं छोड़ रहा है। 0 से 5% प्राइमरी स्कूल के बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, कोई बच्चा स्कूल उस बीच में नहीं छोड़ रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार 2030 तक लक्ष्य रखा है 100% जो है साक्षरता का। इसके बाद राज्य के कुल बजट में वर्ष 2021-22 में महिलाओं पर व्यय का हिस्सा जो है कुल बजट का कितना था, 17.4%, और जीडीपी का कितना है, बिहार के 5.2%। इतना पैसा जो है बिहार की महिलाओं पर खर्च किया गया है। अब आते हैं अध्याय 13 है आपका बाल विकास। 2021 में बिहार की कुल आबादी में बच्चों 0 से 18 वर्ष की आबादी का 42% हिस्सा था। 0 से 6 वर्ष आयु समूह का हिस्सा आबादी का 16% है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना कि जो है 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की आबादी बिहार में कितनी है, 42%, और 0 से 6 वर्ष तक कितना है, 16% है। पूरे देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का 12% का ये हिस्सा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये डाटा आप अच्छे से याद रखिएगा। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों के कल्याण, संरक्षण और अधिकारों के लिए तैयार किया गया मिशन वात्सल्य है। तो मिशन वात्सल्य भी शुरू किया गया है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अध्याय 14 है आपका बिहार की आर्थिक समीक्षा का, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन। बिहार सरकार ने 2019 में जल जीवन हरियाली मिशन मतलब अभियान शुरू किया था। तो आप सबसे पूछा जाएगा कि जल जीवन हरियाली अभियान बिहार में कब शुरू किया गया था, 2019 में। एक क्वेश्चन बनेगा आपका। इस अभियान के तहत वर्ष 2000 जो है आपका 22-23 में लगभग 288.31 लाख पौधे लगाए गए हैं। किस मिशन के तहत, तो जल जीवन हरियाली अभियान के तहत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बिहार में वर्ष 2022 में औसत वर्षा कितनी हुई है, तो 849.1 मिलीमीटर हुई है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
जिसमें औसत 81.7% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है, तो बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे अधिक वर्षा होती है, ये बात याद रखना है। ठीक है, और यह भी याद रखना है कि जो है ये कितना मिलीमीटर वर्षा हुई है, तो 2022 ही लास्ट आंकड़ा है, ये बात याद रखना। तो कितना हुई है, तो याद रखना 849.1 मिलीमीटर हुई है। ठीक है, अब यह पूछा जाएगा आपसे कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले एक मैप के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे बिहार का अगर ये मैप है, इसे बिहार का मैप है और बीच से गंगा नदी बह रही है। ठीक है, तो जब ये आपका ये पश्चिम बंगाल है और इसके बाद आपका कौन सा है, तो बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल खाड़ी जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो सबसे पहले बिहार के किशनगंज से टकराता है, क्योंकि बिहार किशनगंज हिमालय के नजदीक है। ठीक है, तो यहीं टकराता है, यहाँ से वर्षा शुरू होती है, वहां से वर्षा होते हुए पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। ठीक है, तो याद रखना जो जिले इधर के होंगे वहां वर्षा कम होगी और जो जिले यहाँ के होंगे और यहाँ के होंगे वहां वर्षा ज्यादा होगी। तो बिहार के याद रखना जो आपका बिहार का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहां वर्षा ज्यादा होती है। तो किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा हुई है 2022 के आंकड़े के अनुसार। कितना हुई है, तो याद रखना ये भी याद रखना जो है 2155 जो है मीटर हुई है। नंबर 2 पर है अररिया जो है, और नंबर 3 पर आपका पूर्णिया है, जहां सबसे अधिक वर्षा हुई है और तीनों जिले लगभग एक ही आसपास हैं। ठीक है, और आपका ये उत्तर पूरब के क्षेत्र में है। न्यूनतम वर्षा कहाँ हुई है, और याद रखना आपका जहानाबाद में सबसे कम वर्षा हुई है, ये बात याद रखना। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ हुई है, किशनगंज में। सबसे कम वर्षा कहाँ हुई है, जहानाबाद में। ये डाटा अब चेंज हो गया है, पहले गया था अब जहानाबाद हो गया है, तो इसको याद रखिएगा। नंबर 2 बक्सर और नंबर 3 अरवल है, जहां सबसे कम वर्षा हुई है। तो 3 सबसे अधिक वर्षा वाले जिले और 3 न्यूनतम वर्षा वाले जिले, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बिहार की आर्द्र उपोष्ण जलवायु है, ये भी याद रखना। ये बिहार के आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि बिहार की जो जलवायु है वो आर्द्र उपोष्ण जलवायु है। बिहार में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 रखा गया है, जिसके लिए बिहार सरकार UNEP के साथ साझेदारी की है। तो शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्य 2070 है बिहार का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन और वृक्षाच्छादित क्षेत्र कितना है बिहार में, तो परसेंटेज में अगर देखा जाए 10.3% है, और अगर इसे वर्ग में देखा जाए वर्ग किलोमीटर में तो 9722 वर्ग किलोमीटर में बिहार में वन है वृक्षारोपण को लेकर के, और परसेंटेज में 10.3% है। लखनदेई सीतामढ़ी नदी का पुनरुद्धार किया जा रहा है, यह बागमती की सहायक नदी है, इसका उद्धार किया जा रहा है, यह भी आर्थिक समीक्षा में कहा गया है। 2021 में कुल कार्बन स्टॉक बिहार का कितना था, तो 56.88 मिलियन टन था। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितना जो है बिहार का कुल कार्बन स्टॉक हुआ है। ठीक है, 2021 तक बिहार के 23 जिलों में सतत परिपोषी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। और बिहार देश का पहला राज्य है जो ब्लॉक स्तर पर जो है परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है जो ब्लॉक स्तर पे वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। किसकी मदद से कर रहा है, तो IIT कानपुर की मदद से कर रहा है। राष्ट्रीय नम भूमि दशकीय परिवर्तन एटलस में बिहार के 2.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले 4526 नम भूमियों को सूचीबद्ध किया गया है। कहाँ पर, बिहार में, किस एटलस में, तो राष्ट्रीय नम भूमि दशकीय परिवर्तन सूची जो है एटलस के द्वारा। ठीक है, तो इतने दलदली क्षेत्र बिहार में हैं, छोटे बड़े कुल मिलाकर के, ये आपका आर्थिक समीक्षा में कहा गया है। ठीक है, तो आर्थिक समीक्षा की जितनी भी इंपॉर्टेंट डाटा था मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसके जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे, और आपको PDF इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।